जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशनर की पेंशन गलत। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका रैंक है हवलदार, इनकी पेंशन गलत चल रही है जब से ये रिटायर हुए हैं। 500 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है हर एक महीने पेंशन पे। तो दोस्तों क्या आपकी भी पेंशन गलत चल रही है? अगर गलत चल रही है तो कैसे आप उसे सही कराएंगे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी पेंशन ठीक करानी है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशनर की पेंशन गलत थी, अब कैसे उसे ये सही कराएंगे, पूरा मसला क्या था, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, एडिशनल पेंशन शुरू 70 पे 5%, 74 पे 5%, 72 पे 5%। यानी अगर आपकी एज 70 से 74 के बीच में है तो आपको 5% एडिशनल पेंशन मिलेगी। और अगर पेंशनर की एज 75 से 79 के बीच में है तो 10% एडिशनल पेंशन मिलेगी। मैं किन पेंशनर की बात कर रहा हूं, मैं किस सरकार की बात कर रहा हूं जिन्होंने एडिशनल पेंशन लागू कर दी। पूरे लेटर के साथ एक छोटी सी जानकारी मैं शेयर करूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशनर की और वाइफ की डेथ के बाद, यानी पूर्व सैनिकों की डेथ के बाद और उनकी पत्नी की डेथ के बाद जो पैसा खाते में पड़ा रहता है उसे कौन क्लेम कर सकता है? क्या डिपेंडेंट उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं? एक छोटी सी जानकारी है वेलफेयर से जुड़ी, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, पेंशनर के सवाल। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर के सवाल आए हैं, पेंशन से जुड़े, स्पर्श से जुड़े, एमएससीपी से जुड़े कुछ सवाल मैंने लिए हैं, तो उसके आंसर इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। और भी कुछ पेंशनर्स की क्यूरी थी इन सवालों से जुड़ी, तो वो भी समझ जाएंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, पेंशनर की पेंशन गलत। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनकी पेंशन गलत चल रही थी। सबसे पहले दोस्तों इन पेंशनर ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया और क्या लिखा इन्होंने, रक्षित सर नमस्कार। रक्षित सर, मैं एक्स हवलदार राम सिंह जयपुर राजस्थान से हूं। सर मैं मार्च 2000 में राजपुताना राइफल से जीडी भर्ती हुआ था। 31 दिसंबर 2016 को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। कुल सर्विस है इनकी 16 साल 9 महीने और 8 दिन। सर मैं अप्रैल 2016 को हवलदार बना था। सर मुझे वर्तमान में 20,150 प्रति महीना सर्विस पेंशन के हिसाब से पेंशन आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इनको अभी जो फिलहाल पेंशन मिल रही है वो मिल रही है 20,150। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये पेंशनर है पीएमआर, ओआरओपी के दायरे में ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इनको पेंशन मिल रही है वो भी गलत मिल रही है। फिर दोस्तों आगे का लिखते हैं, सर मुझे लगता है कि मेरी पेंशन कम आ रही है, इसके लिए मैंने सीपी ग्राम में स्पर्श में ग्रीवांस डाल दी थी। साथ ही साथ मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मेरे रिकॉर्ड ऑफिस में गया था और मैंने इसकी एप्लीकेशन लिख कर दी थी, परंतु वहां से मुझे जवाब मिला कि आपकी पेंशन सही आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशनर को लगा कि मेरी पेंशन गलत है, जिसको सही कराने के लिए इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली, बल्कि खुद व्यक्तिगत रूप से ये रिकॉर्ड ऑफिस भी गए थे। वहां से जवाब आया कि आपकी पेंशन बिल्कुल ठीक है, आपकी पेंशन में कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों इन पेंशनर ने मेरे को लिखा, अतः आपसे मैं पेंशन संबंधी इस जानकारी की अपेक्षा करता हूं, कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करने की कृपया करें। दोस्तों जैसे ही मैंने इनका कमेंट पढ़ा तो दोस्तों मैंने इनके डॉक्यूमेंट मंगाए। मैंने दोस्तों इनसे पीपीओ मंगाया, एफएसए भी मंगाया। मैंने पाया कि जो इनको पेंशन मिल रही है 20,150, ये इनको गलत मिल रही है। 500 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है हर एक महीने पेंशन पे। कैसे नुकसान हो रहा है, क्या पूरा मसला था, ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ये पेंशनर रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर 2016 को। ओआरओपी इनके लिए लागू नहीं है क्योंकि पीपीओ में लिखा है एट ओन रिक्वेस्ट। पीएमआर है दोस्तों, ये प्री मैच्योर है। अब दोस्तों इनकी बेसिक पे फिक्स करी है पे मैट्रिक्स के अनुसार 34,900। आप यहां पे देख रहे हैं पे मैट्रिक्स हवलदार 2800 ग्रेड पे 34,900 फिक्स करी है, बल्कि होनी चाहिए 35,900। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैंने पता लगाया कि जो इनको 20,150 पेंशन मिल रही है वो मिल कैसे रही है। सबसे पहले दोस्तों मैंने उसकी कैलकुलेशन करी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आप यहां पे देख रहे हैं पीपीओ, पीपीओ में भी 20,150 पेंशन है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे देखिए आप 20,150। अब दोस्तों इनकी कैलकुलेशन कैसे हुई ये देखिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ ऐसा होता है
तो फिर आप कैसे कार्रवाई करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों इनकी बेसिक पे फिक्स करी 34,900, मिलिट्री सर्विस पे है 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस मिल रहा है 200 रुपए। तीनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो पेंशन आएगी 20,150। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से इनका फिक्सेशन किया है। दोस्तों मैंने फिर पता लगाया कि जो 34,900 फिक्स करी है ये कैसे फिक्स करी है। इसके लिए दोस्तों मैंने इनका एफएसए लिया। जी हाँ दोस्तों, जब ये रिटायर हुए थे तो मैंने इनका एफएसए लिया और पुराना इनिशियल पीपीओ भी लिया। दोस्तों इनकी पुरानी बेसिक पे थी 11,160, ये इनकी पुरानी बेसिक थी। अब इसमें दोस्तों ऐड हुआ छठे पे कमीशन का ग्रेड पे 2800, दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 13,960। अब इसका करेंगे 2.57 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में फिट करने के लिए। दोस्तों मैंने किया 2.57 तो ये आता है यहाँ पे 35,877। अब इसको देखना है मुझे पे मैट्रिक्स में। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 35,877 और पीसीडीए ने कितना फिक्स किया है 34,900, और बल्कि होना चाहिए 35,900। आप खुद ही देख रहे हैं 35,877 है। अब ये हमें देखना है पे मैट्रिक्स में, तो इससे ज्यादा अमाउंट यहां पे आ रहा है 35,900। तो दोस्तों 35,900 इनकी फिक्स होगी। अब नई पेंशन कितनी बनेगी, 35,900 प्लस 5,200 एमएसपी और क्लासिफिकेशन अलाउंस है 200 रुपए, तीनों का टोटल करेंगे तो आता है 41,300, आधा करेंगे तो पेंशन हो जाएगी 20,650। यानी दोस्तों इनको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 20,650। इनकी पेंशन 20,150 नहीं होगी, इनकी पेंशन होगी 20,650, यानी 500 रुपए का इनको हर एक महीने लॉस हो रहा है पेंशन पे। अब दोस्तों ये सही कैसे कराएंगे पेंशन, अब दोस्तों इनका फिक्सेशन सही होगा ऑप्शन फॉर्म के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इनको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों मैंने इनको कार्रवाई बता दी, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू दोस्तों ये कार्रवाई करेंगे, वो भी ऑप्शन फॉर्म के तहत। जो 2016 में पेंशन आए हैं, जिनके लिए ओआरओपी लागू नहीं है, जो पीएमआर है, उनका दोस्तों एक इंक्रीमेंट कम करा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उनका एक इंक्रीमेंट बढ़कर मिलना है, लेकिन नहीं दिया गया पीसीडी के द्वारा। तो दोस्तों ऐसे पेंशनर्स ऑप्शन फॉर्म के थ्रू अपना काम करवाएंगे, अपनी पेंशन वो बढ़वाएंगे। इनको मैंने गाइड कर दिया, अगर कोई दिक्कत होगी तो दोबारा ये मेरे से कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी भी पेंशन कम आ रही है तो आप जरूर नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं आपकी पेंशन चेक कर पाऊं। अगर कम आ रही है तो फिर उस पर कैसे कार्रवाई होगी जिससे बढ़ जाए, तो आप अपनी रैंक के साथ, कॉलिंग बैंक सर्विस के साथ, ग्रुप के साथ आप कमेंट कर सकते हैं अगर पेंशन पे आपको कोई डाउट है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है राजस्थान सरकार के पेंशनर, फैमिली पेंशनर को आयु के अनुसार मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन और भत्ते की जानकारी। जी हां दोस्तों राजस्थान सरकार ने एडिशनल पेंशन लागू कर दी। अभी केंद्र सरकार ने लागू नहीं करी, लेकिन जो और राज्य की सरकारें हैं वो अपने पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसे 70 से 74 साल के बीच में जिन पेंशनर की एज है उनको 5% एडिशनल पेंशन। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इसका लेटर नंबर भी है 20/9/2024 का। फिर दोस्तों जिनकी एज 75 से लेके 79 के बीच में है उनको मिल रही है 10% एडिशनल पेंशन। जी हाँ दोस्तों, और जिनकी एज 80 खत्म हो रही है वो तो गवर्नमेंट का रूल ही है कि 20% एडिशनल पेंशन देना। लेकिन दोस्तों समझने वाली ये बात है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से पेंशनर के फेवर में काम कर रही है। सिर्फ केंद्र सरकार है जिन्होंने पेंशनर के चीजों को लटका रखा है, पेंशनर के वेलफेयर की चीजों को सॉल्व नहीं किया है। ये केंद्र की सरकार है, लेकिन जो बाकी राज्य की सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है पेंशनर के वेलफेयर के लिए। आप खुद ही देख रहे हैं एडिशनल पेंशन वहां पे लागू भी कर दी। 70 से ही 5% एडिशनल पेंशन मिल रही है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, और जिनकी एज 75 से 79 के बीच में उनको 10% एडिशनल पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जिस तरीके से राज्य की सरकार पेंशनर के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी पेंशनर के वेलफेयर के लिए चीजें लागू करनी चाहिए, चाहे वो एडिशनल पेंशन देने का मामला हो, चाहे वो इक्वल एमएसपी का मामला हो, चाहे फिर वो ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने का मामला हो। यानी जो भी वेलफेयर से जुड़ी चीजें हैं वो पेंशनर के हक में केंद्र सरकार को लागू करनी चाहिए, जिस तरीके से राज्य की सरकारें कर रही हैं। तो दोस्तों एक मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है कि ये चीजें लागू हो चुकी है राज्य की सरकार द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और जानकारी है, पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद खाते में जमा राशि पर बच्चों का अधिकार है। जी हां दोस्तों, जिन पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो जाती है या फिर उसके बाद जो पत्नी पेंशन लेती है
उसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी पूर्व सैनिक की और पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चे एलिजिबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राशि बच जाती है, जो राशि खाते में पड़ी रहती है, उस पर अधिकार है बच्चों का। बस दोस्तों इसमें एक कंडीशन है, बच्चे नॉमिनी होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चे नॉमिनी हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो दोस्तों वो पैसा वो क्लेम कर सकते हैं, जो माता पिता का पैसा है। अगर पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चे नॉमिनी हैं, तो खाते में जमा पैसे बच्चे निकाल सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों कई बार क्या होता है, बच्चे नॉमिनी नहीं होते, माता पिता का पैसा बच्चों को मिल ही नहीं पाता, तो दोस्तों इसके लिए फिर वो कोर्ट जाते हैं। तो दोस्तों बच्चों को आप जरूर नॉमिनी करें अपने जीते जी, ताकि आपके मरने के बाद, आपकी पत्नी के मरने के बाद जो पैसा बचा होगा वो आपके बच्चों को मिल पाए। एक छोटी सी मैंने आपको एडवाइस दी है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं पेंशनर के। जैसा आपको पता है, हर एक दिन रात में 8 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, आज भी अपलोड करूंगा, यही वाला जो मैं बना रहा हूं। हर एक दिन दोस्तों मैं पेंशनर के सवालों के जवाब देता हूं, जो पेंशनर की क्यूरी आती है। अब दोस्तों कुछ पेंशनर ने सवाल पूछे हैं, एक एक करके मैं उसके जवाब दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने भी कमेंट किया है, मैं आपका नाम ले रहा हूं, तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा कि आपका जवाब आपको मिल गया। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, इन पेंशनर का नाम है एस पेरूमल, इनका रैंक है हवलदार, आर्टरी के है, एनरोलमेंट डेट है 18 जुलाई 1985, रिटायरमेंट डेट है 31 जुलाई 2009, टोटल सर्विस है इनकी 24 साल 13 दिन, पेंशन ये अभी ले रहे हैं 24,763। मेरा पेंशन करेक्ट है सर जी? एमएससीपी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, अभी ये पेंशन ले रहे हैं हवलदार की। दोस्तों ये रिटायर हो गए थे 31 जुलाई 2009 को, टोटल सर्विस है इनकी 24 साल, इसलिए ये एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरीके से इन पेंशनर ने अपनी पूरी डिटेल लिखी है क्वेश्चन पूछते वक्त, अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से तो अपनी पूरी डिटेल लिखिए। जी हाँ दोस्तों, तभी मैं आपका सही सही आंसर दे पाऊंगा। जब तक मुझे पूरी डिटेल पता नहीं लगेगी, जब तक दोस्तों आपका क्वेश्चन भी वो अधूरा रहेगा। तो पूरी डिटेल के साथ आप क्वेश्चन करें, जैसे कि इन पेंशनर ने किया है। मैंने इनको बता दिया कि इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, रिकॉर्ड से ये कार्रवाई करेंगे, बाद में इनका पार्ट 2 ऑर्डर जारी होगा, कॉरिजेंडम पीपीओ बनने के बाद इनको एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन इनको मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दोस्तों गणपत मिश्रा जी है जो लिखते हैं, कॉरिजेंडम पीपीओ स्पर्श क्यों नहीं भेजता है सर? आज तक मेरा कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर की कंप्लेन रहती है कि सर हमें कोई भी कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपकी पेंशन रिवाइज हुई है ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 3 में, तभी आपका कॉरिजेंडम पीपीओ इशू होगा। जी हाँ दोस्तों, जिनकी भी पेंशन रिवाइज होती है उन्हीं का कॉरिजेंडम पीपीओ बनाया जाता है। अगर आपको इनिशियल पीपीओ मिला होगा तो दोस्तों आप उसे संभाल के रखिए। जी हाँ दोस्तों, इनिशियल पीपीओ तो आपके पास है, उसके बेस पर आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पर्श का पीपीओ चाहिए, अगर आप स्पर्श पे माइग्रेटेड है, तो दोस्तों अगर आपकी पेंशन रिवाइज हुई है उसके बेस पर आपको कॉरिजेंडम पीपीओ जरूर मिला होगा। अगर आपको ओआरओपी 1 का पीपीओ चाहिए, इसके लिए आप स्पर्श में शिकायत डालें। जी हाँ दोस्तों, जिन स्पर्श के पेंशनर के पास एक भी पीपीओ नहीं है, उसके लिए आप स्पर्श को शिकायत डालें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद स्पर्श आपको कोई ना कोई कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करके देगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बलबीर सिंह जी लिखते हैं, मैं 1999 में रिटायर हो गया था, उस समय मेरी नौकरी 17 साल 164 दिन थी, तो क्या मुझे एमएससीपी और एसीपी लागू है? बताने का कष्ट करें। दोस्तों ये रिटायर हो गए थे 1999 में, इनको एसीपी नहीं मिलेगी और एमएससीपी नहीं मिलेगी। जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से पहले आए हैं उनके लिए एमएससीपी एसीपी नहीं है। जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं उनको एसीपी लागू है, नायक की और हवलदार की। जो पेंशनर्स 1/1/2006 के बाद आए हैं उनके लिए एमएससीपी लागू है, किसकी? नायक की, हवलदार की और नायब सूबेदार की, 8, 16, 24। तो दोस्तों ये पेंशन 1999 में आए थे, इसलिए इनको एसीपी एमएससीपी लागू नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे सुरेश कुमार जी लिखते हैं, सर आई हैव सर्व 21 ईयर्स 6 मंथ एंड 18 डेज एज ए एक्टिव नायब सूबेदार, माई बेसिक पेंशन इज फिक्स इन ओआरओपी 3 26,125
for 21.5 years service. Could I eligible for fixing 22 years service in OROP3 और अदरवाइज आई हैव रिटायर्ड ऑन 31 अक्टूबर 2003। नायब सूबेदार सुरेश कुमार। जी हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुझे अभी पेंशन मिल रही है 26,125 OROP3 के अनुसार। मेरी जो सर्विस है वो है 21.5 यानी 21.5 साल है। तो ये पूछ रहे हैं क्या मुझे 22 साल की पेंशन मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, इनकी जो सर्विस है वो है 21.5। इनको पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी 21.5 साल की और वही इनको ठीक पेंशन मिल रही है 26,125। अगर दोस्तों इनकी सर्विस 21 ईयर 9 मंथ होती, 21 ईयर 9 मंथ, तब दोस्तों ये 22 साल की सर्विस में काउंट होते। जी हाँ दोस्तों, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक है 21.5 साल में। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जो लिखते हैं, इनका नाम है लकपा शेरपा जी। ये क्या लिखते हैं? टिल डेट आई हैव नॉट रिसीव्ड OROP3 एरियर। आई हैव पुट ए कंप्लेंट टू CP ग्राम ऑल्सो बट टिल डेट नो रिजल्ट, प्लीज एडवाइस व्हाट टू डू। ये कह रहे हैं कि OROP3 का एरियर अभी तक नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों अगर ऐसा है तो इसके लिए आप लगातार CP ग्राम में शिकायत डालते रहे, लगातार स्पर्श में रिमाइंडर देते रहे और अगर हो सके तो रिकॉर्ड को एक लेटर लिख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड को एक लेटर लिख दीजिए जिसके बेस पर रिकॉर्ड एक लेटर स्पर्श को भेज देगा। जी हाँ दोस्तों, यानी 3 तरीके से आप कार्रवाई कर सकते हैं। लगातार रिमाइंडर डालते रहिए स्पर्श पे। दूसरा तरीका, CP ग्राम में शिकायत डालते रहिए लगातार जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और तीसरा तरीका है रिकॉर्ड को एक लेटर लिखिए और कॉपी टू स्पर्श PCD कर दीजिएगा। आगे चलकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर दोस्तों एक पेंशनर है, इनका नाम है कान सिंह। ये लिख रहे हैं कि सर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जिन हवलदारों की सर्विस 24 साल है उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए चाहे ACP ना भी मिले। जी हाँ दोस्तों, यानी ये कह रहे हैं कि जिन हवलदारों ने 24 साल सर्विस करी है उनको बिना कुछ करे नायब सूबेदार की पेंशन दे देनी चाहिए, भले ही MACP ACP ना मिले। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ACP MACP आपको कब मिलती है आप मुझे बताइए। ACP MACP तब आपको मिलती है जब आप सर्विस में थे, जब आपको प्रमोशन नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जब आपको प्रमोशन नहीं मिलता तब आपको MACP ACP दी जाती है। अगर आपके हवलदार में 24 साल है तो दोस्तों आपको MACP नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी भी कार्रवाई होती है, कोई ये ऑटोमेटिक नहीं मिलती। अगर प्रमोशन आपको मिल रहा है लगातार तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला या कोई दिक्कत है तब आप MACP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, यहाँ पे RK राजेश जी लिखते हैं MACP नहीं मिला, 24 साल 4 दिन सर्विस है, एक पनिशमेंट है AWL की 20 दिन की, इसको लेकर 24 ईयर 24 डे है, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है 20 दिन की, फिर भी 24 साल 4 दिन बचे हुए हैं, क्या करूं? 2016 फरवरी में आया हूं। दोस्तों ये बात कर रहे हैं कि मुझे MACP नहीं मिल रही, वो इस वजह से नहीं मिल रही क्योंकि इनकी सर्विस काउंट हो रही है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में, क्योंकि इनका पीरियड कम कर दिया टोटल क्वालिफाइंग सर्विस में। जी हाँ दोस्तों ये कह रहे हैं कि मेरी 24 साल 4 दिन है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब इनका PPO बनाया गया तो उसमें एब्सेंट विदाउट लीव काट ली। जी हाँ दोस्तों, यानी टोटल जितनी आपकी सर्विस है अगर उसमें से आपका AWL है, OSL है, AWL मतलब एब्सेंट विदाउट लीव, अगर आपका टोटल सर्विस में वो पीरियड कम कर दिया तो फिर दोस्तों आप एलिजिबल नहीं होते हैं MACP लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों हमने कुछ केस टेकअप कर रखे हैं आर्मी हेडक्वार्टर को, जिनके केस AWL के हैं या फिर OSL के हैं। फिलहाल दोस्तों अभी इनको MACP नहीं मिलेगी क्योंकि दोस्तों इनका पीरियड काउंट हो रहा है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में, इतनी उनकी सर्विस ही नहीं है जिस बेस पर इनको MACP मिल जाए। तो अभी ये थोड़ा शांत बैठेंगे, कोई नई अपडेट आती है तो मैं आगे जरूर दूंगा वीडियो में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है देवेंद्र यादव जी। ये लिखते हैं रिटायर्ड एज MACP सार्जेंट टू JWO बट गेटिंग पेंशन एज ए सार्जेंट ओनली, ग्रीवांस ऑन CP ग्राम सिंस 3 मंथ, इट इज अंडर प्रोसेस। ये लिखते हैं कि मेरे को MACP मिली सार्जेंट से JWO की, यानी हवलदार से नायब सूबेदार की, लेकिन पेंशन ले रहे हैं सिर्फ सार्जेंट की, हवलदार की। 3 महीने से लगातार ये शिकायत डाले हुए हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, अभी अंडर प्रोसेस है। कितना टाइम लगेगा इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के? दोस्तों अभी इसमें टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों अगर इनका पार्ट 2 ऑर्डर जारी हो गया है उसके बाद इनका PPO बनाया जाएगा
उसके बाद ही इनको नायब सूबेदार की पेंशन दी जाएगी। हालांकि दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी इनका पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हुआ, अभी इनका प्रोसेस ही दिखा रहा है। पहले रिकॉर्ड से इनका प्रोसेस होने दीजिए केस, उसके बाद ही दोस्तों इनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाएगी या फिर जूनियर वारंट ऑफिसर की पेंशन यहाँ पे मिल पाएगी। लगातार दोस्तों ये शिकायत डालते रहेंगे और बेसिकली ये कंसल्ट करेंगे अपने रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड को लगातार रिमाइंडर डालते रहें। फिर दोस्तों एक और यहाँ पे पेंशनर है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह। ये लिखते हैं, रक्षित जी जो भी मानदेय लेफ्टिनेंट रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी मानदेय कप्तान का पद आ जाता है, यानी वो ऑनरी लेफ्टिनेंट से बन गए वो ऑनरी कैप्टन। अब ये कहते हैं कि उनको कप्तान की पेंशन लागू हो सकती है, इसके बारे में अवगत कराने की कृपया कीजिए। दोस्तों जिनको भी ऑनरी मिली हुई है, जिनको भी आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी मिली हुई है, उनको नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सूबेदार को ऑनरी मिली हुई है लेकिन सूबेदार मेजर की पेंशन नहीं दे रहे। ऐसी जो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बने हैं उनको भी कैप्टन की पेंशन नहीं दे रहे, उनको सिर्फ लेफ्टिनेंट की पेंशन दे रहे हैं। ऐसे बहुत से केस हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद अगर आपको ऑनरी मिली है तो दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसका केस चल रहा है एएफटी में। जिन रैंकों को ऑनरी मिली हुई है आफ्टर रिटायरमेंट, उनको नेक्स्ट रैंक की पेंशन दी जाए, इसके केस अभी प्रोसेस में है। जब तक आपको यहां पे अभी वेट करना है। तो अभी दोस्तों सिर्फ आप उसी की पेंशन लेंगे जिसकी पेंशन आप ले रहे हैं। अभी आपको अगले रैंक की पेंशन नहीं मिलेगी, भले दोस्तों ऑनरी लग के आप कैप्टन बन गए हो, अभी नहीं मिलेगी, आप थोड़ा वेट करिए। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, इनका नाम है प्रदीप कुमार। ये लिखते हैं, नो मैसेज कम येट, पुअर सिस्टम फॉलोड बाय स्पर्श। कब सुधरेगा ये स्पर्श? जी हाँ दोस्तों, ये परेशान है काफी, क्योंकि दोस्तों इनको अभी तक दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला और ये कह रहे हैं कि स्पर्श एक बेकार सिस्टम है। दोस्तों कल मैंने आपको बता दिया था, परसों भी बताया था कि जिनको दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला, बल्कि दोस्तों स्पर्श ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। कल मैंने रात वाले वीडियो में आपको बताया था, स्पर्श ने बताया था कि जिनको दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला उनकी भी पेंशन खाते में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों आज है 30 तारीख, कल की डेट में सभी पेंशनर को दिसंबर की पेंशन मिल जाएगी, उनके खाते में आ जाएगी। भले दोस्तों आपके पास मैसेज ना आया हो, लेकिन आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली जमा कर दिया तो फिर आपकी कोई भी पेंशन नहीं रोक सकता, कोई भी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी, पेंशन आपको कंटिन्यू मिलेगी, भले आपके पास मैसेज आया हो या ना आया हो। तो दोस्तों कल की डेट में आपको दिसंबर की पेंशन मिल जाएगी, आपके खाते में आ जाएगी, जब तक आप वेट करिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बहुत से पेंशनर ने बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, ऐसे दोस्तों आपको हर एक दिन आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों आपको जानकारियां मिलती रहती हैं और उसके बेस पर आप कार्रवाई भी करते हैं। तो लगातार दोस्तों आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आपके जो भी सवाल है वो आप पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों पूरी रैंक के साथ, पूरे ग्रुप के साथ सब कुछ आप डिटेल बताइए, तभी मैं आपका सवालों का जवाब दे पाऊंगा, वो भी पूरे तरीके से। तो अपनी डिटेल मुझे पूरी बताइए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।